Hello everyone, welcome back to KTR Softech फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। मेरा नाम कृष्णकांत शर्मा है और आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सेकंड एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल CSS। HTML से हमने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है और अब हम CSS से वेबसाइट को ब्यूटीफुल, स्टाइलिश एंड प्रोफेशनल बनाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज CSS? CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML स्ट्रक्चर को बनाता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन, कलर, लेआउट, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी और एनिमेशंस देता है। अगर HTML स्केलेटन है तो CSS उसका मेकअप और स्टाइल होता है और बिना स्टाइलिंग के कोई भी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं होती। Why CSS is important? नाउ क्वेश्चन इज व्हाई CSS इज इम्पोर्टेंट, यानी CSS क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आप रियल वर्ल्ड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो CSS आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। अपने करियर में जितनी भी वेबसाइट्स आप बनाओगे उन सब में CSS मैंडेटरी होती है। व्हाट वी लर्न टुडे, यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी जो भी हम आज क्लास चल रही है हमारी, उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम तीन इम्पोर्टेंट चीजें कवर करेंगे। कौन कौन सी चीजें? यानी फर्स्ट, CSS को वेब पेज में इंक्लूड कैसे करते हैं, यानी जो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं एक CSS फाइल को या किसी भी एलिमेंट को CSS प्रोवाइड करने के लिए जो भी डिफरेंट तरीके होंगे उन सबको हम आज स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड की बात करें तो बेसिक CSS सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है किसी भी एलिमेंट को। जब हम CSS प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई तो सिंटैक्स स्पेसिफिक होता है उसका, तो वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिक मेजरमेंट यूनिट्स, यानी हम किसी भी एलिमेंट को एक मेजर करते हैं अपनी वेब पेज में, कौन सी एलिमेंट का साइज क्या होना चाहिए, ये सब मेजरमेंट्स के द्वारा आते हैं। यानी कौन कौन सी यूनिट होती है, कितनी टाइप की होती हैं और कौन सी यूनिट किस तरह से यूज की जाती है, किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करती है। तो बिना किसी देरी के चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे KTR सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली है या जो भी हमारी करंट में वीडियो चल रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आने लग जाएगा। तो और यदि कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है या कोई भी किसी भी प्रकार का कंसर्न है आपको, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट नाम के सेक्शन में आके आप यहाँ कोई भी अपना जो भी इंक्वायरी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड है आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो भी यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस होंगी वो आप लाइव क्लासेस हमारी यहाँ भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल क्रिएट करूंगा। उसके बाद इसमें जो भी बॉयलर प्लेट कोड होता है, यानी जो भी नेसेसरी कोड होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर कर दूंगा। ये हमारा जो भी हमें रिक्वायर्ड किसी भी HTML फाइल में मिनिमम कोड होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा हम लिख सकते हैं। ये VS कोड का फ्यूचर होता है। अभी इसका हम टाइटल देंगे क्लास 6। मैंने इस फाइल का टाइटल दे दिया क्लास 6। अब सबसे पहले हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाउ टू इंक्लूड हाउ टू इंक्लूड CSS फाइल CSS फाइल how to include CSS file in our HTML document to style a specific
एलिमेंट क्या सीखेंगे इसके द्वारा? हम किस तरह किसी भी CSS फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए। तो हम यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके जानने की कोशिश करेंगे और उनमें से फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड क्या है? इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS का क्या मतलब होता है? इनलाइन CSS का मतलब होता है किसी भी HTML एलिमेंट को उसी के ही ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल टैग को यूज करके जो भी हम CSS प्रोवाइड करते हैं उस मेथड को हम इनलाइन CSS प्रोवाइड करना कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी बात करेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पी टैग लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंटेंट डाल दूंगा। 15 वर्ड्स मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब क्या है, ये अभी मेरे पास एक पैराग्राफ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड कर दूं। तो अब इनलाइन सीएसएस के द्वारा इसका कलर रेड कैसे करूंगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करना है। अब स्टाइल टैग यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल लिखना है और एंटर कर दो। उसके बाद क्या करना है, जिस तरह से आप किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में किसी भी क्लास के लिए सीएसएस लिखते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या, जैसे मुझे अभी कलर इसका रेड करना था तो मैं सिंपली कलर लिखूंगा, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जो भी कलर नेम चाहिए वो, यानी कलर कीवर्ड यूज करेंगे। यानी कलर, मैं चाहता हूँ इस वाले पैराग्राफ का कलर है वो रेड हो जाए, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, या स्टाइल टैग के अंदर मैं कलर रेड कर दूंगा। अब सिंपली जब मैं अपने ब्राउजर में इसे ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि अभी जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो चुका है। और ये हमने कौन सा मेथड यूज किया था? इनलाइन सीएसएस इंक्लूड करना। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को इनलाइन सीएसएस के द्वारा किस तरह से हम स्टाइल दे सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड था हमारा। यदि बात करें हम सेकंड मेथड के बारे में, अब सेकंड मेथड कौन सा होता है, यानी हम इंटरनल सीएसएस की बात करेंगे। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है उसी ही एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर, यानी इसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं फॉर इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस के लिए हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं स्टाइल का। अब इसके अंदर हम किसी भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हमें रिक्वायर होता है या तो आईडी उस एलिमेंट की या फिर क्लास। तो इसी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ अभी के लिए मैं एक पी टैग लूंगा और उसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। मान लिया ये मैंने कीवर्ड कंटेंट डाल दिया इसके अंदर। अब क्या करूंगा, यहाँ मुझे इस एलिमेंट को इंटरनल सीएसएस के द्वारा टारगेट करने के लिए या तो आईडी की रिक्वायरमेंट है या फिर क्लास। मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ जिसका नाम है माई पैराग्राफ। माई पी नाम से मैंने एक क्लास दे दी। तो अब इस क्लास को मैं यहाँ आके इंटरनल सीएसएस मेथड के द्वारा टारगेट कर सकता हूँ। अब किसी भी क्लास या फिर आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हमें किसी भी सीएसएस फाइल के अंदर एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल सीएसएस हो, हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। उस टाइम एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, जब कभी भी हम किसी क्लास को टारगेट कर रहे होते हैं तो हम हमेशा उसे डॉट से सेलेक्ट करते हैं। यानी अभी के लिए हमने, हमारे पास क्या थी, क्लास, तो क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब क्या हुआ, ये जो हमारी यहाँ पे जो क्लास थी हमने, वो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पे ये आईडी होती फिर, तो अगर हमारे पास ये आईडी होती तो आईडी को हम किसी भी सीएसएस में हैश के द्वारा इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आई, ये आईडी होती तो मैं यहाँ पे इस तरह सिंटेक्स लिख रहा होता। लेकिन अभी के लिए मेरे पास क्या है, क्लास। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डॉट से स्टार्ट करूँगा और अपनी क्लास का नाम लिखने के बाद उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट यूज करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं क्या कह रहा था, इस वाले पैराग्राफ का जिसकी क्लास माई पी नाम से है, उस वाले
पैराग्राफ का कलर है वो ग्रीन हो जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे कलर यूज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ कलर कीवर्ड यूज कर लूंगा। अब इससे क्या होगा, ये हमारे जब मैं इसे ब्राउजर में चेक करूंगा तो कि इस वाले मतलब जिसकी क्लास माई पी है, उस पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो जाएगा। यानी ग्रीन कलर किस तरीके से किया गया है, तो ये सेकंड मेथड था। इंटरनल सीएसएस के द्वारा किसी भी एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करना। तो हमने दोनों मेथड जाने। फर्स्ट मेथड था इनलाइन सीएसएस का, सेकंड मेथड था इंटरनल सीएसएस, यानी इंटरनल सीएसएस के द्वारा किसी भी एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करना। अब हम थर्ड मेथड के बारे में जानेंगे। अब थर्ड मेथड क्या होता है? थर्ड मेथड का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को इंक्लूड करना, इंक्लूड इन अवर HTML डॉक्यूमेंट। यानी हम HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को इंक्लूड करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक CSS फाइल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। स्टाइल डॉट CSS नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली सिंपली यहाँ से। अब जब कभी भी हम कोई एक्सटर्नल CSS को जब कभी भी हम किसी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक टैग की नीड होती है, जो हम HTML की क्लासेस के दौरान देख चुके हैं, जिसका नाम है लिंक। यानी हम किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक टैग के द्वारा ऐड करते हैं। अभी मैं सिंपली एंटर मारूंगा तो इसे यहाँ अभी देखिए आपको दो एट्रीब्यूट दिखाई देंगे। फर्स्ट REL, सेकंड href। अब फर्स्ट REL का ये एक एब्रिविएशन है रिलेशन का, यानी स्टाइल शीट। यानी इसका रिलेशन क्या है, तो ये एक स्टाइल शीट होती है, यानी जिसमें हम स्टाइलिंग करते हैं। अभी href की बात करेंगे तो इसमें उस फाइल का हम URL या जो भी पब्लिक पाथ होता है वो देना होता है। अभी के लिए हमारे पास सिंपली सेम फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई, तो हम डायरेक्टली स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे राइट कर देंगे। अब ये हमारी फाइल इसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब इसके लिए चेक कैसे करें कि ये फाइल एक्चुअल में इंक्लूड हुई है या नहीं हुई है, तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ की सिंपली मैं एक पैराग्राफ लूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, कंटेंट डाल देता हूँ, डमी कंटेंट। मान लिया मैंने 40 वर्ड्स का कंटेंट डाल दिया, तो इसने क्या किया, एक मेरे लिए पैराग्राफ लिख दिया। और उसके अंदर अब मुझे इस वाले पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए या तो मुझे आईडी की नीड होगी या फिर क्लास की। अभी एवो वाले पैराग्राफ में मैंने क्लास को टारगेट किया था, लेकिन अब मैं आपको आईडी से टारगेट करके दिखा रहा हूँ। मान लिया मैंने इसकी आईडी है माई P1 नाम से, मैंने कोई आईडी दे दी। यानी इस पैराग्राफ को अभी कौन सी आईडी असाइन की गई है, माई P1। अब मैं इस वाली आईडी से इस पैराग्राफ की स्पेलिंग को चेंज करूंगा, वो भी किसी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में। यहाँ आके सिंपली अभी मैंने बताया किसी भी आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हमको हैश की नीड होती है, यानी हैश से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस आईडी का नाम और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब ये हम उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर चुके हैं इस आईडी के द्वारा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर था वो ब्लू हो जाए। मान लिया मैंने कलर ब्लू हो जाए इसका। स्टाइल हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से फाइलों को इंक्लूड करते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है। सिंपली अभी मैं जाके ब्राउजर में चेक करूंगा तो मेरा जो थर्ड पैराग्राफ था उसका कलर अभी ब्लू हो चुका है। यानी हमने किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को किस तरह इंक्लूड किया, वो सब इस वीडियो में जाना। अब इसके अलावा भी हम एक दूसरे तरीके से किसी भी एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है किसी भी JS फाइल के द्वारा। यानी प्रोवाइड स्टाइलिंग एनी एलिमेंट फ्रॉम या थ्रू JS। यानी किसी भी JS फाइल के द्वारा भी हम
किसी भी JS फाइल के द्वारा भी हम किसी भी HTML एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल के लिए आप अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक मान लिया मैं H4 ले रहा हूँ और उसमें लॉरम 10 टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई भी क्लास या आईडी दे सकता हूँ। मान लिया अभी मैंने क्लास ली यहाँ पे माई हेड नाम से एक क्लास ले ली। अब इसको मैं किस तरह से JS में टारगेट कर सकता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक जेएस फाइल होनी चाहिए। अब जेएस फाइल का कर तो मैं सेम पेज पे भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बताऊँ कि किस तरह से किसी भी एक्सटर्नल जेएस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा और एक जेएस फाइल क्रिएट करूँगा। स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की। अब इस फाइल को हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो जब कभी भी हम किसी एक्सटर्नल जेएस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उस फाइल को हमेशा हम क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी यानी बॉडी की क्लोजिंग टैग की जस्ट बिफोर यानी उससे जस्ट ठीक पहले ही यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब इंक्लूड कैसे किया जाता है, तो HTML में हमने एक टैग के बारे में पढ़ा था, स्क्रिप्ट टैग। यानी स्क्रिप्ट टैग के द्वारा हम किसी भी जेएस फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ स्क्रिप्ट विद SRC, क्योंकि हमें उस फाइल का पब्लिक पाथ या जो भी पाथ है वो भी इंक्लूड करना होगा, तभी तो हम उस फाइल को रीच कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली मैं अभी शेम फोल्डर की वजह से अभी डायरेक्ट नाम लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब ये फाइल इंक्लूड हुई है कि नहीं, इसके लिए कैसे कंफर्म करें, तो मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और अलर्ट अलर्ट यहाँ पे प्रेस करूँगा एंड फाइल इंक्लूड सक्सेसफुली, यानी फाइल इंक्लूड सक्सेसफुली हुई या नहीं नहीं ये चेक करने के लिए सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और देखिए उसने अलर्ट दे दिया फाइल इंक्लूड सक्सेसफुली। यानी इसका मतलब है हमारी जो जेएस फाइल थी वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है या इंक्लूड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे ये 4th नंबर का जो भी हेडिंग था ना, इसको मैं कलर देना चाहता हूँ या इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ भी मान लो। लेकिन जेएस फाइल से किस तरह मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ, उसके लिए सिंपली जेएस फाइल के अंदर आ जाना है। अभी मुझे यहाँ से क्या है, मुझे अपनी आईडी या क्लास कॉपी करनी है। मैंने सिंपली यहाँ से ये क्लास कॉपी कर ली। उसके बाद जेएस फाइल में आने के बाद मैं इसे टारगेट करूंगा। मान लीजिए सिंपली मैंने एक वेरिएबल बना दिया हेडिंग, यानी हेडिंग नाम से कोई भी वेरिएबल है। अब इसे सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट, यानी जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट क्वेरी सेलेक्टर यानी क्वेरी सेलेक्टर के द्वारा हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास वो क्लास थी तो डॉट और उस क्लास का नाम। अभी आपको सिंपली ध्यान नहीं देना है कि ये किस तरह से क्या सिंटेक्स लिखा जा रहा है। जेएस की वीडियो जब भी जावास्क्रिप्ट की वीडियो आगे आएंगी तो जो भी क्लास होंगी जावास्क्रिप्ट से संबंधित उनमें हम सब कुछ बताएंगे। तब तक के लिए केवल आप ऐसे समझिए कि किसी भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल से हम किसी भी HTML एलिमेंट को किस तरह टारगेट कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग एंड एनी अदर थिंग्स। अब क्या करूंगा मैं, अब इस हेडिंग को मैं कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हेडिंग जो भी मैंने वेरिएबल बनाया उसकी स्टाइल चेंज कर दूंगा। मैं क्या चेंज कर दूंगा, स्टाइल। अभी मैंने स्टाइल चेंज करनी, मुझे क्या चेंज करना था, कलर। यानी मैं सिंपली यहाँ आऊंगा, कलर चेंज करना चाहूंगा और कलर को जो भी नाम मुझे देना है, यानी जिस तरीके का मुझे कलर उसे देना था उसी तरीके का मैं यहाँ कलर लिख दूंगा। जैसे मुझे ग्रीन करना है वो, तो मैं सिंपली यहाँ ग्रीन करूंगा। अभी ब्राउजर में जाके आप चेक करोगे तो देखिए जो हमारी हेडिंग थी उसका कलर ग्रीन यहाँ पे हो चुका है। यानी जो भी हेडिंग थी उसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। यानी हमने इस वाली सेशन में ये जान कितने तरीके जाने किसी भी
एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हम इनलाइन सीएसएस के द्वारा किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं, किस एंड इंटरनल सीएसएस के द्वारा, एंड किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस के द्वारा, ऑल्सो किसी भी जावा स्क्रिप्ट फाइल के द्वारा भी हम किसी एचटीएमएल टैग को या एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इससे आगे हम जानने की कोशिश करेंगे मीजरमेंट यूनिट्स के बारे में। यानी मीजरमेंट यूनिट्स का क्या मतलब है? यानी हमें जब कभी भी हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज फिक्स करनी होती है। बटन का साइज क्या होगा, किसी भी सेक्शन का साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज कहाँ रखनी हो, तो उसके लिए एक मेजरमेंट होता है फिक्स, किस यूनिट में नापा जाता है, उसको सब कुछ देखा जाता है। इसी के लिए अब बात करेंगे हम क्या, मेजरमेंट मेजरमेंट यूनिट्स, यानी मेजरमेंट यूनिट्स जो भी हैं। अब मेजरमेंट यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं? सबसे पहले हम इसके बाद बात करेंगे टाइप्स टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स, यानी जो भी मेजरमेंट्स यूनिट्स के टाइप हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके मेनली टू पार्ट टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब ये है, ये किसी भी अदर एलिमेंट से या अदर किसी भी मेजरमेंट यूनिट से कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखते हैं। यानी ये सिंपली सिंगल ही यूज होते हैं, इन्हें खुद से मतलब होता है, किसी दूसरे किसी भी यूनिट से कोई रिलेशन नहीं होता। और रिलेटिव की बात करें, जैसा कि उसका नाम है रिलेटिव, यानी ये किसी ना किसी से रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे यूनिट से, ये एक दूसरे यूनिट से खुद को रिलेट करते हैं। तो अभी के लिए हम सिंपली सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स की बात करें तो देखिए, पीएक्स, सीएम यानी सेंटीमीटर, एमएम, मिलीमीटर, इंचेस, ये सभी किस प्रकार की मेजरमेंट यूनिट्स हैं? ये सभी एब्सोल्यूट टाइप की मेजरमेंट यूनिट्स हैं। अब ये वर्क कैसे करती हैं? अभी के लिए मैं सिंपली एग्जांपल के लिए मैं मान रहा हूँ, ए नाम का कोई भी मैंने डिव लिया, ए नाम का कोई भी डिव लिया। इसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ जाके अपनी सीएसएस फाइल के अंदर इस ए क्लास को टारगेट करना चाहूंगा। जैसे किसी भी क्लास को टारगेट कर लिए, डॉट से स्टार्ट ए, उस क्लास का नाम, उसके बाद जो भी हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग देना चाहते हैं, उससे संबंधित जितनी भी सीएसएस प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं वो हम इसके अंदर करेंगे। जैसे मान लिया अभी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हाइट है इसकी, जो ये वाला जो अभी मैंने डिव बनाया है, मान लिया ये इसकी जो हाइट है वो 600 पिक्सल। अभी मैंने बोला ना आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स, तो अभी पीएक्स यानी पिक्सल, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल, यानी 600 पिक्सल इसकी हाइट हो जाए। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ उससे कि जो विड्थ है इसकी, वो इसकी 800 पिक्सल विड्थ कर दो, 800 पिक्सल विड्थ कर दो। अभी के लिए मैं चेक करूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ना तो हमने इसे कोई कलर दिया है ना बॉर्डर दिया है। उसके लिए हमको सिंपली यदि आपको देखना है ये कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। बॉर्डर जो भी आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे बॉर्डर क्या से यूज किया जाता है, क्या होता है इसका। अभी यहाँ मैं सिंपली 2px सॉलिड रेड यूज कर लिया। उसके लिए अभी चेक करेंगे तो हमको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा। अब ये बॉक्स है, अभी इसका मैं किसी भी साइज में चेक करूंगा, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, इसे कोई मतलब नहीं है किसी के चेंज होने से। यहाँ जाने के बाद भी ये खुद को चेंज नहीं करेगा। यानी इनकी ये यूनिट्स इस प्रकार की यूनिट होती हैं कि ये कभी भी खुद को चेंज नहीं करती किसी दूसरे के अनुसार, यानी एक दूसरे से ये रिलेट नहीं करती। इसी तरह हमारे पास और भी यूनिट्स हैं एब्सोल्यूट टाइप की, सीएम, एमएम, इंचेस। आप इनको भी यूज करके थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, वो बात करेंगे हम रिलेटिव यूनिट्स के बारे में। अब रिलेटिव यूनिट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, रिलेटिव यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे को रिलेट करती हैं। अभी के लिए बात करेंगे ऐसी कौन सी
यूनिट्स हैं जो रिलेटिव यूनिट के अंतर्गत आती हैं। अभी बात कर रहे हैं तो VW, VW का क्या मतलब? VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विथ। अब व्यू पोर्ट विथ क्या है? तो व्यू पोर्ट विथ का मतलब है कि जो भी अभी हमारे स्क्रीन में जो दिख रहा है, जो भी स्क्रीन दिख रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन खींच दें, तो उसकी जो भी लेंथ है वो हमारी व्यू पोर्ट विथ कहलाएगी। यानी यहाँ से लेकर लेफ्ट से लेकर राइट तक ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? व्यू पोर्ट विथ। इसी तरह VH, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। अब व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है? जिस तरह व्यू पोर्ट विड्थ थी उसी तरह वर्टिकली जो भी इसकी हाइट है, लेंथ है, वो इसकी व्यू पोर्ट हाइट कहलाती है। अब बात करेंगे इसी की तरह REM। REM क्या होता है? REM का मतलब होता है अपने रूट एलिमेंट से रिलेट करता है। अब रूट एलिमेंट क्या होता है? किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का रूट HTML जो HTML टैग होता है उसे ही हम रूट एलिमेंट बोलेंगे इस वाले HTML डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये क्या करेगा? इसकी जो भी हाइट और जो मीजर होंगी वो अपनी रूट एलिमेंट यानी HTML एलिमेंट के अनुसार होंगी। इसी तरह हमारे पास एक और यूनिट रहता है, उसे बोलते हैं EM। EM का मतलब क्या है? ये अपने पेरेंट वाले में उससे अपने पेरेंट वाले एलिमेंट से रिलेट करता है। यानी जिसका भी ये चाइल्ड होगा उस पेरेंट से ये खुद को रिलेट करता है। एक और यूनिट के बारे में हम जानना चाहेंगे, उसका है परसेंट। यानी हमारे पास परसेंट भी है जो रिलेटिव मेजरमेंट यूनिट के ही अंडर आता है। अब कैसे यूज करते हैं इन सबको, एक एक करके अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं यूज करूंगा व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विथ। यानी व्यू पोर्ट विथ एंड व्यू पोर्ट हाइट। अब यहाँ पे चेक करें, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ आके मैं एक डॉट के नाम से एक डिव बना दूंगा, यानी जिसकी क्लास के है एक डिव मैंने बनाई, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक और एल नाम से जो भी बना रहा हूँ एक डिव बना दूंगा, नेस्टेड डिव इसके अंदर। अभी क्या करूंगा, अब जाके मैं जो के नाम की क्लास की जो डिव है उसको मैं अभी टारगेट करूंगा। अब क्या करना है मुझे, VH VW यूज करने हैं यहाँ, यानी व्यू पोर्ट हाइट व्यू पोर्ट विथ। किस तरह? जैसे मैंने बोल दिया अभी इसकी जो विथ है भाई, जो विथ है वो 80 VW के बराबर है, यानी 80 VW। अभी जो हाइट है, हाइट की बात करेंगे तो हाइट इसकी इसकी बोल दे रहा हूँ मैं 80 VH, यानी 80 व्यू पोर्ट हाइट। अभी सिंपली मैं यहाँ जब अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्लियरली देखने के लिए मैं बाकी सबको क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। बाकी सबको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, जिससे हमें जो भी अब करंट में वर्क कर रहे हैं या प्रैक्टिस जिसकी भी कर रहे हैं वो हमें क्लियर दिखाई दे अपने ब्राउज़र में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ सबको कमेंट कर दिया जो भी पहले से ओपन थे। अब यहाँ आएंगे सिंपली, अभी मुझे यहाँ ब्राउज़र में कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और यहाँ बोल दूँगा कि जो भी है इसका बॉर्डर है ना, बॉर्डर है उसको 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर दे दीजिए। अब जब चेक करोगे आप आके तो यहाँ आपको एक डिप बनी हुई दिखाई देगी, जिसकी जो विड्थ है वो 80 VW और जो हाइट है वो 80 VH है। अभी के लिए ये एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हैं जानना ये जरूरी है। तो अभी मैंने आपने देखा होगा यहाँ एल क्लास नाम की एक और नेस्टेड डिव बनाई थी। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ जाऊंगा और जो एल क्लास है उसको टारगेट करूंगा यहाँ। अब मैं इसकी जो भी विड्थ है ना, विड्थ उसको मैं बोल रहा हूँ कि 40 VW, यानी जो भी 40 VW है वो रखिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ आऊंगा सिंपली और मैं बोल दूंगा कि इसकी जो विड्थ है वो 50% कर दो, 50%, और जो हाइट है वो भी 50% कर दो। यानी जो इसका पेरेंट एलिमेंट है उसकी हाइट का आधा हाइट इसे दे दो और विड्थ भी उसकी विड्थ है उस टोटल विड्थ का आधा विड्थ इसे दे दो।
अभी डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे बॉर्डर भी इंक्लूड कर दूंगा, यानी 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अभी आप जाके ब्राउज़र में चेक करोगे तो आपको एक और डिप बनी हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ दिखा क्या आपको, मैंने इसकी कोई फिक्स हाइट और विड्थ नहीं दी। मैंने इसकी हाइट विड्थ किसमें दी, परसेंट में। परसेंट मतलब इसके पेरेंट की 50%। अभी आप देखोगे तो यहाँ से और यहाँ तक का जो भी विड्थ है सेम इस वाली विड्थ के बराबर है, यानी ये वाला विड्थ और ये वाला विड्थ बोथ आर सेम। इसी तरह आप हाइट भी चेक करोगे तो अभी इसका हाइट और जो अभी बचा हुआ है उसका हाइट भी सेम है। ये एक दूसरे को रिलेट कैसे करना है, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी आप ऑब्जर्व करिए ये इसका कहाँ तक विड्थ है और कहाँ तक हाइट है। अभी यहाँ ये सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। मैं यहाँ आया, मैंने बोला कि जो भी इसके 80 हाइट VW विड्थ थी उसे 60 कर दो, 60 कर दो, और जो हाइट 80 वी एच थी उसे भी आप 60 कर दो। अब जब मैंने उसकी चाइल्ड डिम में कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन जब मैं ब्राउजर में आऊंगा तो आप चेक करेंगे कि जब मैंने इसकी हाइट और विड्थ में चेंजेस किए तो उसका जो चाइल्ड डिव था उसकी भी हाइट और विड्थ में चेंजेस आए। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। मेजरमेंट्स की दो यूनिट्स थी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट की बात करें तो वो यूनिट्स दो जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं प्रोवाइड करती हैं, और रिलेटिव यूनिट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंसी दिखाती हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जब हम किसी भी पेरेंट्स में चेंजेस करते हैं तो उसके चाइल्ड्स की प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। आज हमने CSS का इंट्रोडक्शन, यूज केसेस और HTML में CSS कैसे अप्लाई करें, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके, मेथड्स सीखे। साथ ही हमने CSS मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया। ये सब फ्यूचर डिजाइनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। CSS एक बहुत ही क्रिएटिव स्किल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी डिज़ाइन उतनी ही पावरफुल होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कलर्स, बैकग्राउंड्स, फॉन्ट्स, बॉर्डर एंड बॉक्स मॉडल के डिटेल में सीखेंगे। Thank you so much for watching, and this is Krishnakant Sharma from KTR SoftTech. See you in the next video. Keep learning, keep growing. Thank you.